अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मारिया फ्रॉम A&M एस्थेटिक एंड लेज़र क्लिनिक मुल्तान। आज का मेरा टॉपिक है हेयर फॉल। हेयर फॉल किस वजह से होता है, इसकी काजेज़ क्या हैं, इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे रूल आउट कर सकते हैं कि इसकी काजेज़ क्या हैं, ये किस वजह से हो रहा है और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। इसमें जो हेयर फॉल या एलोपेशिया होता है उसमें लोकल भी हो सकता है, डिफ्यूज़ भी हो सकता है। लोकल में ये होता है कि पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं आपके स्कैल्प में, जबकि जो डिफ्यूज़ होता है उसमें बॉडी में भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और स्कैल्प के भी। जो फीमेल बैल्डनेस पैटर्न होता है उसकी बहुत सारी काजेज़ हैं। कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है, कोई आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई स्किन का इन्फेक्शन हो सकता है आपको, या फिर कोई रिसेंटली ट्रॉमा हो, जैसे आपके स्कैल्प की कोई सर्जरी हुई हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा ब्लीचेस यूज़ कर रहे हैं अपने बालों पर, या फिर आप अपने बालों को बहुत फ्रीक्वेंटली आयरन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल ज़्यादा हो सकता है। आप शैम्पू, कंडीशनर या फिर सीरम वो यूज़ करें जो आपके बालों को सूट करे और आपके बालों के पीएच को चेंज ना करे। सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें, क्योंकि सल्फेट जो होता है ये केराटिन प्रोटीन बॉन्ड जो होता है आपके बालों का उसको ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल ज़्यादा होता है और बाल टूटते भी ज़्यादा हैं। इसलिए सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें। अगर आपके बाल बहुत ड्राई हैं तो आप वो कंडीशनर यूज़ करें जिसमें एसेंशियल ऑयल ज़्यादा हों। आप हेयर मास्क या हेयर सीरम यूज़ कर सकते हैं अपने बालों को हाइड्रेट रखने के लिए। उसके अलावा जो केराटिन और रिबॉन्डिंग होती है ये आप ना करें, इससे आपका हेयर फॉल डबल हो जाता है। ना आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होने चाहिए, ना ही ऑयली होने चाहिए। अगर आपके बाल ज़्यादा ड्राई होंगे, ओवर ड्राई होंगे, तो वो ब्रेक इजीली होंगे, और अगर आपके बाल बहुत ऑयली होंगे तो उसकी वजह से आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा। आपको स्ट्रेस की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं। ये हमारी स्किन में फिर जो इसेंशियल मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन भी नहीं होने देता और उनको बनने भी नहीं देता, जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा अगर आपको कोई डाइटरी डेफिशिएंसी है, कोई एनीमिया है, या किसी विटामिन की कमी है, आयरन की कमी है, तो उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। हेयर फॉल की काज को रूल आउट करने के लिए हम कुछ टेस्ट कराते हैं, जिसमें ब्लड सीपी है, हम एचपी के लेवल को देखने के लिए, या फिर हम एनीमिया को देखने के लिए कराते हैं। उसके बाद हम विटामिन डी के लेवल्स करा सकते हैं। उसके अलावा थायराइड के लेवल्स कराते हैं। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो उसकी वजह से भी हमें हेयर फॉल हो सकता है। उसके अलावा फोलेट के लेवल भी कराए जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हेयर फॉल का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले काज को रूल आउट करते हैं, काज को ट्रीट करते हैं, और उसके बाद हेयर फॉल को ट्रीट करते हैं। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी की वजह से या डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, तो सबसे पहले आपने काज को रूल आउट करना है कि आपको डाइटरी डेफिशिएंसी या आयरन की डेफिशिएंसी हो क्यों रही है। आपको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है, या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई इशू नहीं है तो आप डाइटरी डेफिशिएंसी को डाइट के ज़रिए से ठीक कर सकते हैं। आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, रेड मीट ले सकते हैं अपनी आयरन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए। जब आपको आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी तो आपका हेयर फॉल नहीं होगा। जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है, उसमें आप रेड मीट ले सकते हैं। अगर आपको ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है तो उसमें फ़िश ले सकते हैं, ऑयल्स ले सकते हैं, एग ले सकते हैं। सेलेनियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। सेलेनियम एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ये आपके स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन नहीं होने देता। जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं स्कैल्प पर। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो सकती है, बायोटिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, फोलेट की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी है उसकी वजह से आपको डार्क सर्कल भी होना शुरू हो जाएंगे, आपको हेयर फॉल भी होगा और रिंकल्स होना शुरू हो जाएंगे। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी उसकी वजह से भी हेयर फॉल होगा और आपको बोन पेन भी होगा। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है और विटामिन डी की कमी है आपको, तो अगर आप डायरेक्ट सन में नहीं बैठना चाहते कि आपको मिलाजमा का इशू ना हो जाए या अनइवन स्किन ना हो जाए, तो आप ओरली भी ले सकते हैं विटामिन डी। अगर आपके बाल ओवर ड्राई हैं तो आप डेली शैम्पू यूज़ ना करें। अगर आपके बाल ऑयली हैं तो आप डेली शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको कोई इशू हो तो सबसे पहले काज को रूल आउट करें, उसका ट्रीटमेंट कराएं और उसके बाद जो इशू आ रहा है उसको ट्रीट करें। अगर आपने अपनी रूटीन चेंज की है, अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है और ओरल सप्लीमेंट्स लिए हैं और आपका हेयर फॉल रुक गया है, तो आप इसी सप्लीमेंट्स को कंटिन्यू करके अपने हेयर फॉल को स्टॉप कर सकते हैं।
अगर आपने अपना लाइफ़स्टाइल भी चेंज कर लिया है, प्रॉपर केयर करके भी देख लिया और आपका जो हेयर फॉल है वो ठीक नहीं हो रहा, तो आप फिर क्लिनिकल ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं, जिसमें पीआरपी है, प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा, उसके 4 से 6 से सेशन रिक्वायर्ड होते हैं और उसके बाद आपका हेयर फॉल रुक जाता है और नए बाल आना शुरू हो जाते हैं। या फिर आप स्टेम सेल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, अगर आपके फॉलिकल बिल्कुल नहीं हैं और आपके बाल बिल्कुल गिर चुके हैं, तो फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।